जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज से हम सी डी एस 2022 की करंट अफेयर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका रहेगा पार्ट 1। देखिए, लास्ट टाइम से हम क्या चेंजेस करने वाले हैं कि इस बार मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे, यानी कि वीडियो के अंदर जिस भी मंथ के करंट अफेयर्स होंगे वो मैं मेंशन करता रहूँगा। सीरीज जो है आपकी पार्ट वाइज चलेगी, लेकिन मंथ वाइज करंट अफेयर्स को कवर करेंगे ताकि सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को कवर किया जाए और कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि CDS 2022 के लिए करंट अफेयर्स आपको करने हैं मार्च से लेकर 10 अगस्त तक। अभी हमने यहां पर मई के मंथ से स्टार्ट किया है। पहले हम मई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, उसके बाद में अप्रैल मार्च के भी करेंगे, लेकिन यहां पर चीज़ें जो है सीक्वेंस में चलेंगी। रहेगा आपका पार्ट 1। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि पार्ट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि जो हमारी एप्लीकेशन है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, वहां पर समर सेल चल रही है, जिसके चलते CDS, FCAT, CAPF के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे इंडिविजुअल कोर्सेज हैं चाहे फुल कोर्सेज हैं, वहां पर 20% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। यहां पर सिर्फ 15 कूपन अवेलेबल है। कूपन कोड है सुपर20। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा की एप्लीकेशन को। इसके अलावा एक स्पेशल ऑफर भी है, वो मैं वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हमारा फोकस रहेगा मई के करंट अफेयर्स के ऊपर। आज रहेगा पार्ट 1, तो चलिए बिना देर किए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे भारत के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी के बारे में, जो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा जी। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रहते हैं। यहां पर सीधा सीधा इनके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। CDS के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, CAPF के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो NDA की प्रिपरेशन कर रहा है, वहां पर भी UPSC इस प्रश्न को पूछ सकती है। ध्यान में रखना, विनय मोहन क्वात्रा जी भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। आगे हम बात करते हैं नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के बारे में। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, क्योंकि यहां पर जब भी नीति आयोग की बात करते हैं ज्यादातर बात की जाती है वाइस चेयरमैन की। ये अपॉइंटमेंट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना, जो हमारे सुमन बेरी जी हैं वो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बने हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि फिलहाल नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। बहुत सिंपल प्रश्न है, गूगल करने की भी जरूरत आपको यहां पर नहीं पड़नी चाहिए। आगे हम यहां पर बात करते हैं PM स्वनिधि स्कीम की। देखिए, ये स्कीम आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी ड्यूरेशन को 2 वर्ष से बढ़ा दिया गया था, यानी कि 2022 तक ये स्कीम आपकी चलनी थी। कोविड के दौरान ही इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी वजह से ये स्कीम आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी यहाँ पर पूछा जाएगा कि PM स्वनिधि स्कीम जो है किससे संबंधित है। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, उन्हें लोन दिया जा सके। आपको पता है कि कोविड के चलते, महामारी के चलते उनके बिजनेस काफ़ी ज़्यादा हिट हुए थे, तो यहाँ पर उनके जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनकी जो डेली इनकम है उसे रिवाइव किया जा सके। इसी वजह से PM स्वनिधि स्कीम की शुरुआत की गई थी, जिसके चलते बिना किसी कोलेटरल के 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं। ध्यान में रखना, स्कीम का नाम क्या है, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी PM स्वनिधि स्कीम। और यहां पर इसे लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत जो है यूनिकॉर्न के मामले में सेंचुरी हिट कर चुका है, यानी भारत में यूनिकॉर्न्स का नंबर 100 के पार जा चुका है। अभी एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि 100th यूनिकॉर्न भारत का कौन सा स्टार्टअप बना था। लास्ट टाइम आप सभी को पता है CDS एग्जाम के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिकॉर्न हमारे क्या होते हैं।
यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? कोई भी प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप जो $1 बिलियन मार्क को टच करता है उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, यानी एक छोटे से आइडिया से जो स्टार्टअप की शुरुआत होती है, जब वो इतना ज्यादा बड़ा बन जाता है कि $1 बिलियन के मार्क को हिट करता है, उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। अभी एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि 100th यूनिकॉर्न भारत का कौन सा स्टार्टअप बना है, तो यहां पर जो आपका नियो बैंक ओपन है ना, ये 100th यूनिकॉर्न बन गया है भारत का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, सभी को बधाई भी दे रहे थे कि भारत में सेंचुरी जो है कंप्लीट हो चुकी है यूनिकॉर्न्स की। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है नियो बैंक ओपन, वो भारत का 100th यूनिकॉर्न बन चुका है। और भारत के अंदर आइडियाज, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा बनेगा, 100% किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आगे हम यहां पर बात करते हैं ऑपरेशन सतर्क के बारे में। अभी ऑपरेशन सतर्क के ऊपर क्या प्रश्न बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान में रखना, इसे लॉन्च किया गया है रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा, यानी आरपीएफ के द्वारा। अभी देखिए ऑपरेशन सतर्क का काम क्या है। ऑपरेशन सतर्क का काम ये है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है रेलवे के थ्रू होती है। सबसे ज्यादा लोग देश में ट्रैवल जो है रेलवे के थ्रू करते हैं। इसी वजह से जो टैक्स चोरी होती है, टैक्स इवेजन होती है, स्मगलिंग होती है, गन्स की स्मगलिंग होती है, वो सभी काम भी रेलवे के थ्रू भारी मात्रा में हो सकते हैं। इसी वजह से यहां पर ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत की गई है रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा, ताकि ये जो हमारा रेलवे है, जो हमारी ट्रेन्स है, इसका यूज स्मगलिंग के लिए, गन की तस्करी के लिए, टैक्स इवेजन के लिए ना किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत की गई है रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, पहली FICCI नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स ऑन इंडस्ट्री 4.0 की मीटिंग जो है, कॉन्फ्रेंस जो है आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थीम इसका क्या था? थीम था इंडस्ट्री 4.0 इंडिया 2047। देखिए, जो हमारी अनुप्रिया पटेल जी है, उन्होंने भी कहा है कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्टेप्स ले रही है ताकि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो सके भारत के अंदर। अगर आप न्यूज लगातार सुनते हैं तो ये चीज पिछले 2-3 महीनों से चल रही है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ रही है, इससे पहले तो भारत गुलाम हुआ करता था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, लेकिन अब की बार भारत लीड करेगा पूरी दुनिया को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मामले में, और भारत इसका पूरा फायदा उठाएगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर FICCI का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर हुई थी न्यू दिल्ली में। और यहां पर थीम क्या था? थीम था इंडस्ट्री 4.0 इंडिया 2047, यानी जब हमारे 100 वर्ष पूरे होंगे आजादी के, तब इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट किस लेवल पे होगी, इस चीज के ऊपर यहां पर चर्चा की गई। इस तरह की चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी जैसे जैसे हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ध्यान में रखना, इसके ऊपर देश में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि जो फिलहाल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगी उसमें भारत दुनिया को लीड करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करेंगे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपकी कहां पर हुई थी? इसका वेन्यू आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपकी हुई थी बेंगलुरु में, और यहां पर जैन यूनिवर्सिटी जो है ओवरऑल विनर बनी है सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न बनेगा आपका एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जितने भी कोर्सेज है वहां पर 20% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है समर सेल की वजह से। इसके अलावा एक और लिमिटेड पीरियड ऑफर है आप सभी के लिए। जो हमारा OTA बैच है, IMA बैच है, या FCAT का फुल कोर्स है, वहां पर 20% एक्स्ट्रा ऑफ नहीं बल्कि 30% एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको मिलेगा। कूपन कोड रहेगा CDS30।
IMA कोर्स के ऊपर लगभग आपको 900 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है और ये कोर्सेज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। रीज़न बीइंग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी आपको कंप्लीट मिलेंगे। यहाँ पर प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन रहेगी, सेक्शनल मॉक टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे। यानी A to Z जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे इंग्लिश है, मैथ्स है, GS है, GS का कोई भी सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर आपका अच्छे से कवर किया जाएगा। ये ऑफर आपका बहुत ज़्यादा लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए है। आज ही एप्लीकेशन के ऊपर जाना, इवन अभी जाना, क्योंकि ये ऑफर अगर आपका खत्म हो गया तो ये 30% एक्स्ट्रा ऑफ आपको नहीं मिल पाएगा। एप्लीकेशन का नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं कि भारत का जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2022 का 21-22 का, वो हाईएस्ट रहा है आज तक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, वहां पर पूछा जाएगा कि क्या फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की सर्विसेज का एक्सपोर्ट आज तक का सबसे ज़्यादा हाई रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए एक्सपोर्ट आपका दो तरह का होता है, आपके गुड्स का भी एक्सपोर्ट होता है जिसे मर्चेंडाइज भी कहते हैं, और आपकी सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट होता है। अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें तो 2021-22 में इवन डिस्पाइट ऑफ कोविड ये दोनों ही एक्सपोर्ट हमारे हाई रहे हैं, रिकॉर्ड हाई रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान और फोकस आपका होना चाहिए सर्विसेज के एक्सपोर्ट के ऊपर। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि क्या जो हमारी सर्विसेज का एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिकॉर्ड हाई रहा है? बिल्कुल रहा है। देखिए टॉप कंट्रीब्यूटर्स हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट के कौन हैं? जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है। टेलीकम्युनिकेशन के अलावा जो कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट है, इनकी वजह से भारत जो है इस मार्क को टच कर पाया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट वाइज भी बन सकता है। ध्यान में रखना गुड्स का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो भी रिकॉर्ड हाई रहा है। अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट पूछा जाए तो वो भी रिकॉर्ड हाई रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि भारत का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन है? टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, बिजनेस सर्विसेज है, ताकि क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा फिरा कर पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चूज किया गया सबसे पहली बार कैंस फिल्म मार्केट में। देखिए कैंस फिल्म मार्केट के अंदर इससे पहले किसी भी देश को इस तरह का प्रिविलेज या सम्मान कह सकते हैं कभी नहीं मिला। भारत को सबसे पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर चूज किया गया है कैंस फिल्म मार्केट के अंदर। देखिए कैंस फिल्म मार्केट क्या है? जो आपका कैंस फिल्म फेस्टिवल होता है उसके साथ में ही कैंस फिल्म मार्केट एक तरह की मार्केट प्लेस है जहां पर बहुत सारी बिजनेस डील्स भी होती है, बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं। और जब किसी कंट्री को यहां पर कंट्री ऑफ ऑनर चूज किया है इसका मतलब वो देश यहां पर स्पॉटलाइट में रहेगा। यहां पर आप पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ ऑनर स्टेटस इंश्योर्स इंडियाज प्रेजेंस एज फोकस कंट्री, यानी कि जो स्पॉटलाइट है वो भारत के ऊपर रहेगी, भारत के सिनेमा के ऊपर रहेगी, भारत के कल्चर और हेरिटेज के ऊपर रहेगी। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना कैंस फिल्म मार्केट में सबसे पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चूज किया गया है। इसके अलावा यहां पर एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी जो हमारे आर माधवन जी हैं, उनकी जो फिल्म है रॉकेटरी, यहां पर उसका वर्ल्ड प्रीमियर भी था। अभी ये रिलीज होने वाली है शायद जुलाई के अंदर, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना आर माधवन की जो फिल्म है रॉकेटरी, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर उसका वर्ल्ड प्रीमियर था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइसोडॉन से रिलेटेड। देखिए प्लांट की एक नई स्पीसीज है जिसे भारत के ईस्टर्न हिमालय से डिस्कवर किया गया है। जो हमारे न्योरा वैली नेशनल पार्क के साइंटिस्ट हैं उसी जगह पर आइसोडॉन न्यूरेंसिस, ये जो हमारी प्लांट की स्पीसीज है, इसे ढूंढा गया है। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा स्पीसीज का नाम भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि न्योरा वैली नेशनल पार्क आपको कहां पर देखने को मिलेगा।
ये देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर। अभी यहाँ पर न्योरा रिवर भी है, जिसके चलते इस स्पीसीज का पूरा नाम जो है आइसोडॉन न्यूरेंसिस रखा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा कि रिसेंटली इंडियन ईस्टर्न हिमालयाज में से कौन सी नई प्लांट की स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, या फिर न्योरा वैली नेशनल पार्क के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। पता होना चाहिए कि न्योरा वैली नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर है। आगे हम यहां पर बात करते हैं लेदर बैक सी टर्टल्स के बारे में। देखिए, ये आपका चर्चा का विषय रहे हैं। एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न बनेगा ना, तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि नेस्टिंग ग्राउंड लेदर बैक सी टर्टल्स का भारत के अंदर प्रोमिनेंट कौन सा है। तो आप कहेंगे कि जो अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वो प्रोमिनेंट नेस्टिंग रीजन्स हैं हमारे लेदर बैक सी टर्टल्स के। एक्चुअली यहां पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने अंडमान एंड निकोबार रीजनल सेंटर के साथ में एक सर्वे स्टार्ट किया है, ताकि वो देख सके कि किस तरह से लेदर बैक सी टर्टल्स की ब्रीडिंग होती है। वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। लेकिन एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि लेदर बैक सी टर्टल्स का मेजर नेस्टिंग ग्राउंड भारत के अंदर कहां पर है। आप कहेंगे अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से किसी ना किसी डेफिनेशन के ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई डाटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इस रिपोर्ट को एनालाइज कर लेना। सबसे पहले क्या देखने को मिला कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, कि एक महिला ऑन एवरेज अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसे कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका नंबर जो है नीचे आया है, कम हुआ है। पिछली बार 2.2 देखने को मिला था, इस बार 2.0 देखने को मिला है। काफी इंपॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स का नंबर जो है इंक्रीज हुआ है, 79% से 89% आपका पहुंच चुका है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स आपके क्या होते हैं। देखिए, जैसे किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल के अंदर हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स कहेंगे। यानी प्रॉपर मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बीच में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उसे इंस्टीट्यूशनल बर्थ कहा जाता है। इसका नंबर भारत के अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा 5 राज्य सिर्फ ऐसे हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी से ऊपर का है। देखिए, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी का मतलब क्या है, किसी एरिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका देहांत हो जाएगा, वहां पर पॉपुलेशन कम होगी, बाहर से लोग आएंगे तो वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो एक्चुअल में वहां पर कितने नए बच्चों का जन्म होना चाहिए, जिसकी वजह से ना तो पॉपुलेशन कम हो ना तो पॉपुलेशन ज्यादा हो, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। और भारत के अंदर 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 से ऊपर का है। यानी जितना ज्यादा रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी होगा, इन फ्यूचर वहां की पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि कौन से 5 राज्य हैं, बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मणिपुर है। यहां पर रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 से ऊपर का हमें देखने को मिला है। सिंपल सी चीज। आगे हम बात करते हैं। देखिए, भारत के हर एक राज्य में फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो हैं, उनका यूज पहले से अधिक हुआ है, लेकिन मिजोरम में ऐसा इंक्रीज देखने को नहीं मिला। इसी वजह से यह प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिजोरम एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर फैमिली प्लानिंग मेथड्स का नंबर जो यूज है इंक्रीज में देखने को हमें नहीं मिला है। अगर हम बात करें कि हाईएस्ट इंक्रीज कौन से राज्यों के अंदर देखने को मिला है, तो ये देखने को मिला है गोवा राज्य के अंदर और बिहार राज्य के अंदर। इसके अलावा ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट CPR, इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपके मेथड्स होते हैं, चाहे उसे महिला यूज करे या उनका पार्टनर यूज करे, इनका नंबर इंक्रीज में देखने को मिला है। पहले से इंक्रीज हुआ है 54% से ये नंबर आपका 67% पहुंच चुका है भारत के अंदर। इसके अलावा अगर हम बच्चों की बात करें जिनकी आयु 12 से 23 महीनों के बीच में है, यानी 1 से 2 साल तक के बच्चे हैं, उनका जो टीकाकरण किया जाता है, उन्हें जो वैक्सीन लगाई जाती है, उनका
परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है जो फुली इम्यूनाइज्ड बच्चे हैं 62% से 77%। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना जो 1 से 2 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है उनका नंबर पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर हम स्टेट वाइज यूनियन टेरिटरी वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा फुल वैक्सीनेशन कवरेज वाले बच्चे आपको दादर एंड नगर हवेली के अंदर देखने को मिलेंगे जहां पर ये नंबर 95% तक है, और सबसे कम आपको नागालैंड के अंदर देखने को मिलेंगे जहां पर ये नंबर जो है 57% है। तो ये डाटा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बच्चों की आयु जिनकी 5 वर्ष से कम है उनके अंदर स्टंटिंग जो है कम देखने को मिली है। स्टंटिंग किस वजह से होती है? अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होती है, पॉवर्टी की वजह से होती है, जब बच्चों की ग्रोथ उतनी यहाँ पर नहीं हो पाती। उसका नंबर भी पिछले 4 वर्षों में कम हुआ है। ये चीज़ ध्यान में रखना। एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि क्या जो स्टंटिंग है 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की वो पहले से उनका नंबर बढ़ा है या कम हुआ है? ध्यान में रखना कम हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी पहले से कम हुआ है। एग्जाम के अंदर इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जाएगा। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि क्या स्टंटिंग पहले से कम हुई है या बढ़ी है? आप कहेंगे कम हुई है। जो बच्चे जिनकी आयु 5 वर्ष से कम की है उनका जो देहांत हो जाता था, उनका जो नंबर था पहले 1000 के पीछे 50 था, उनका नंबर भी पहले से कम हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी पहले से कम हुआ है भारत के अंदर। अभी ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था ना, इसके अंदर कुछ नए टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया था। कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर डाटा जो है इकट्ठा किया गया, जैसे प्री स्कूल एजुकेशन, डिसेबिलिटी, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, वो फैसिलिटी है या नहीं, डेथ रजिस्ट्रेशन होती है या नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्कोहल, टोबैको यूज यानी जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स का यूज है, टोबैको का यूज है किस तरह से होता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान बाथिंग प्रैक्टिसेस किस तरह से फॉलो की जाती हैं। इसके अलावा अगर अबॉर्शन किया जाता है तो उसका रीजन क्या था, उसके मेथड क्या थे। ये आपका डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर इन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया। अभी एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि बताइए इनमें से कौन से टॉपिक को इस बार इंक्लूड नहीं किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर, या फिर इस बार पहली बार इंक्लूड किया है। तो किसी भी तरह से घुमा फिराकर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे एक बार आप रीड कर लेना। इसके अलावा देखा गया है कि जो क्लीन कुकिंग फ्यूल है वो भी पहले से ज्यादा लोगों ने यूज करना शुरू किया है। पिछली रिपोर्ट से इस बार नंबर जो है उसका इंक्रीज हुआ है। हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज भी भारत के अंदर पहले से इंप्रूव हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार देखा गया है कि जितने भी हमारे राज्य है, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर लोग ओवरवेट हुए हैं। पहले से ज्यादा ये नंबर इंक्रीज हो चुका है। अगर पुरुषों की बात करें तो पहले 21% था, अभी 24% तक पहुंच चुका है। महिलाओं में भी ये नंबर इंक्रीज हुआ है। कोविड के चलते लोग घर बैठे हुए थे, उसके चलते ये नंबर ओवरवेट वाला हर एक राज्य यूनियन टेरिटरी के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये चीज आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित भी डाटा कलेक्ट किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर, और पाया गया कि नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर लगभग 99% तक महिलाएं जो है घरों के डिसीजन में पार्टिसिपेट करती हैं, उनका रोल डिसीजन मेकिंग के अंदर रहता है। और लद्दाख के अंदर लगभग 80% महिलाओं का रोल डिसीजन मेकिंग के अंदर रहता है। इसके अलावा जो महिलाओं के पास में बैंक्स के सेविंग अकाउंट्स हैं, उनका नंबर भी पहले से इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा एग्जाम में ध्यान में रखना एक चीज पूछी जाएगी कि क्या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर कलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। आप कहेंगे बिल्कुल किया जाता है। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? पहली चीज कि जो नागालैंड है, मिजोरम है, वहां पर हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा महिलाओं का रोल रहता है। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी चीज, भारत के जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर ओवरवेट की जो समस्या है वो पहले से ज्यादा हमें देखने को मिली है। इसके अलावा यह भी देखने को मिला है कि जो साफ कुकिंग फ्यूल है उसका यूज पहले से ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो नई चीजें हैं जिसे इंक्लूड किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर, वो टॉपिक्स एरियाज आपको पता होने चाहिए। प्री स्कूल एजुकेशन था, डिसेबिलिटी था, अबॉर्शन किस वजह से होता है, वो चीजें थी। इसके अलावा यहां पर स्टंटिंग जो है भारत के अंदर पहले से कम हुई है।
अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पहले से कम हुआ है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का नंबर, चाहे 1 से 2 वर्ष के बच्चों की बात करें, उनका नंबर पहले से बड़ा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट है, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपके यूज किए जाते हैं चाहे पुरुषों के द्वारा चाहे महिलाओं के द्वारा, उसका नंबर भारत के अंदर बढ़ा है। फैमिली प्लानिंग मेथड्स को हर एक राज्य में पहले से ज्यादा यूज किया जा रहा है एक्सेप्ट मिजोरम। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स का नंबर पहले से ज्यादा बढ़ा है। भारत के अंदर सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट आपको रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी ऑफ 2.1 से ऊपर का देखने को मिलेगा। राज्य कौन से हैं? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर। इसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट पहले से कम हुआ है। तो देखिए ये रिपोर्ट आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डाटा, इसके फैक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा एग्जाम में आपका प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं। ये था आपका पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सीडीएस सीएपीएफ के रिगार्डिंग आपको कौन सी वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 30% एक्स्ट्रा ऑफ वाला ऑफर काफी ज्यादा लिमिटेड है। आप यहां पर कूपन कोड यूज कर सकते हैं CDS30। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।